की जो सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की 10 क्लासेस लेने के बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक वाइज कंटेंट वाइज जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम आज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि हमको कंटेंट वाइज सिलेबस वाइज पढ़ना है, तो सिलेबस में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखने के बाद जिस टॉपिक में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने के चांस है हर साल जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा पॉलीमर बहुलक। ये आप लोगों के लिए आज हम लेके आए पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर ये वाली क्लास पॉलीमर से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन पॉलीमर के मिलेंगे और क्वेश्चन जैसे जैसे देखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। और क्वेश्चंस देखें, नोट करें, इससे जरूर कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा। और जैसे ही पॉलीमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर पूरा टॉपिक से रिलेटेड जब अपने सॉल्व हो जाएंगे जितनी भी क्लासेस के बाद, मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा दावा है पूरा पक्का, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट आप सारी क्लासेस एक भी क्लास मिस नहीं करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियोस लाइक करना है। और अगर कोई नया स्टूडेंट्स है तो नए स्टूडेंट्स इस नंबर पे 9753749936, ठीक है 9753749936 ये वाले नंबर पे मैसेज कर दे ताकि उनको ये क्लासेस और पीडीएफ सारी आसानी से मिल सके। 9753749936 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बहुलक है हमारा जो कंटेंट है बहुलक, उसके अंदर सिलेबस पाठ्यक्रम कौन कौन सा है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, एक है प्रिपरेशन यानी बनाने के तरीके मेथड्स, यूज ऑफ कॉमन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, और जितने भी पॉलीमर्स हैं प्राकृतिक बहुलक और जो कृत्रिम बहुलक है उनके उपयोग, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। एक आप लोगों का कमेंट आया था कि जो एक्सप्लेन किया जाता है उस पर थोड़ी राइटिंग थोड़ी छोटी होती है, वर्ड्स दिखते नहीं है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा बड़ा लिखने की ताकि आपको समझ में आए। क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, यूज ऑफ कॉमन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो बहुलक के बारे में एक सिंपल सी जानकारी अपन लेते हुए चलते हैं कि कई सारी मोनोमर्स एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, आपके मोनोमर्स जब जुड़ जाएंगे तो वो आपस में क्या बनाएंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीमर का निर्माण करेंगे। ठीक है, मोनोमर पॉलीमर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं। नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक है, आपका सिंथेटिक है, आपका सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, इस तरीके के बहुलक के बहुत सारे वर्गीकरण और उनके उपयोग से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आज कुल मिला के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ कि इनके आंसर ऐसे कि उनके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है वो जरूर समझिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन यही आए, क्वेश्चन दूसरे तरीके से कोई दूसरा आ सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक बताना, या पॉलीथीन या स्टार्च या नायलॉन या टेफ्लॉन। ठीक है, तो पॉलीथीन, नायलॉन और टेफ्लॉन ये तीनों जो है कृत्रिम बहुलक है, केवल जो स्टार्च है इनमें से वो प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, अब ये जो स्टार्च है इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि ये जो प्राकृतिक बहुलक है ये D+ ग्लूकोज का बहुलक है, यानी कि ये मोनोमर हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो गया। स्टार्च की एकलक इकाई क्या है? D+ ग्लूकोज जो है यहाँ पे इस स्टार्च की इकाई। स्टार्च क्या है? ये मोनोमर है इसका। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट में जो आपका पॉलीसेकेराइड होता है उसका एक उदाहरण है स्टार्च, है ना। पॉलीसेकेराइड ये जिसमें कई सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स का जल अपघटन करने से हमको मोनोसेकेराइड मिलेंगे और उस पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या है यहाँ पे? स्टार्च है। अब ये जो बाकी के दिए हुए पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन ये सब किसके उदाहरण है? कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार होगा कि स्टार्च का मोनोमर भी एकलक इकाई भी तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन बनता आपका क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा तथ्य बहुलकों के बारे में असत्य है? 4 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो बहुलक के बारे में सही नहीं है, असत्य है। क्या क्या है ऑप्शंस देखते हैं। ए वाला, बहुलकों पर कोई आवेश नहीं होता।
क्या है कि बहुलकों पर किसी प्रकार का आवेश पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। दूसरा है बी वाला, बहुलकों की शांतता विस्कोसिटी का मान बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है सी, बहुलक प्रकाश का विकिरणन या प्रकीर्णन करते हैं। और आखिरी वाला ऑप्शन है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कम होता है। तो इन पे डिस्कस करते हैं अपन कि बहुलकों पर आवेश होता है, उनकी एकलक इकाइयों पर भी आवेश होता है, और जब बहुलक बन जाता है तो उस पर भी आवेश होता है। तो ये वाला पॉइंट इसका नहीं है, ठीक है। असत्य बताना है, मतलब ये तो सत्य है बहुलक के बारे में। अगला, बहुलकों की शांतता का मान बहुत ज्यादा होता है। अब एक पॉइंट आ गया यहाँ पे शांतता, जिसको हमको डिस्कस करना चाहिए। विस्कोसिटी, द्रव के बहाव में उत्पन्न गतिरोध को ही क्या कहते हैं, शांतता कहते हैं। जैसे पानी, उसकी शांतता का मान जो है बहुत कम होता है, आसानी से बह जाएगा। दूध, उसकी शांतता का मान भी कम होता है, वो भी बह जाएगा। तेल की शांतता का मान दूध और पानी की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो धीमे धीमे बहेगा। शहद की बात करें, हनी, उसकी शांतता बहुत ज्यादा होती है। कारण क्योंकि अणु के बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देंगे, तो उसकी शांतता का मान अधिक होता है। तो बहुलक भी जब हम बनाते हैं, खास करके जब वो विलयन के रूप में होते हैं, तब वो बहुत गाढ़े होते हैं। और ठोस रूप में तो होते ही है, जितने भी प्लास्टिक है, टेफ्लॉन है, पीवीसी है, ये सारे मजबूत और कड़क होते हैं। तो उसका कारण क्या है, इनके बीच में शांतता का मान ज्यादा है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी सही है इसका, मतलब ये बहुलक का एक गुण है। अगला, बहुलक प्रकाश का प्रकीर्णन या विकिरणन करते हैं। एक प्रभाव पढ़ा आपने, टिंडल प्रभाव, ठीक है, कि जब कोलाइडी कणों के ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती है तो वो प्रकाश की किरणों को जो है स्कैटरिंग की प्रोसेस करते हैं, यानी उस प्रकाश को फैला देते हैं, जिसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये प्रभाव जो है बहुलक भी दिखाते हैं, क्योंकि वो भी विलयन के रूप में होते हैं, तो टिंडल की प्रकार के कण उनके होते हैं, तो वो भी जब प्रकाश उनके ऊपर गिरेगा तो उसे कई डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन विकिरणन भी कर रहे हैं। केवल ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है कि बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कम होता है, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़े एग्जांपल कुछ मत लीजिए, आप प्रोटीन ले लीजिए। प्रोटीन जो कि बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना था, लगभग 10,000 अमीनो एसिड्स, जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 के आसपास होता है। ऐसे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन भी क्या है, एक आपका बहुलक है। तो इसका मतलब प्रोटीन जो कि बहुलक है, उसका आणविक द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा हुआ। और यहाँ कह रहा है बहुलक का आणविक द्रव्यमान कम होता है, तो इसका मतलब सही जवाब कौन सा हो आपका, डी वाला। ये वाला पॉइंट पॉलीमर को सूट नहीं करता है, मतलब बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट है ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि बहुलक एकलक इकाइयों पर आवेश होता है। विलयन अवस्था, ठोस अवस्था में शांतता का मान बहुत ज़्यादा होता है। विलयन अवस्था में प्रकाश का विकिरणन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की प्रोसेस ये करते हैं। और बहुलकों का आणविक द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्माण की अवस्था के आधार पर बहुलकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर हम निर्माण की अवस्था के आधार पर जाएं, बहुलकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। उनके ऊपर, उनके अंदर मौजूद जो है बल के आधार पर, एक ये अणुओं की व्यवस्था के आधार पर, निर्माण की अवस्था के आधार पर। तो यहाँ पे निर्माण की अवस्था के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत है। पहला ऑप्शन है केवल योगात्मक बहुलक, यानी कि एडिशनल पॉलीमर। अगला है केवल संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। अगला है कोपोलीमर, सबहुलक। और आखिरी वाला ऑप्शन है योगात्मक और संघनन। तो ये बहुत सरल आंसर है कि निर्माण की अवस्था पर केवल दो प्रकार के, एक तो योगात्मक और एक संघनन, दोनों। ये वाला ऑप्शन इसका सही है, योगात्मक एवं संघनन बहुलक। योगात्मक जो बहुलक है उसको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, चेन ग्रोथ। ये भी एक आपका आंसर तैयार हो जाएगा इससे कि एडिशन जो पॉलीमर होता है योगात्मक बहुलक, उसका एक और नाम है श्रृंखला वृद्धि बहुलक, चेन ग्रोथ पॉलीमर। और जो संघनन बहुलक है, कंडेंसेशन जो पॉलीमर है, इसको बोलते हैं चरण वृद्धि, स्टेप, ठीक है। चरण वृद्धि बहुलक है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी इसको कहेंगे। तो सही जवाब क्या है हमारा कि ये जो निर्माण की अवस्था के आधार पर योगात्मक बहुलक भी होता है और संघनन बहुलक भी होता है। दोनों प्रकार के बहुलक इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एकलक इकाइयों यानी कि मोनोमर जो यूनिट होती है वो से बहुलक का निर्माण का प्रथम चरण शुरू होता है, ठीक है। इनमें से जब एकलक इकाइयाँ यानी कई सारी मोनोमर्स यूनिट जब आपस में जुड़ती है और वो एक बहुलक का, पॉलीमर का निर्माण करती है,
और खास करके यहाँ बात हो रही संघनन की है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं, मेंशन नहीं, बाकी यहाँ बात हो रही कंडेंसेशन वाले की, यानी कि जो संघनन जो बहुलक है उसमें जब बहुलक का जो निर्माण होता है तो उसका पहला चरण क्या है, उसके प्रथम चरण कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन है एकलक इकाइयों के मध्य संघनन से, जो एकलक इकाइयाँ होती है उनके मध्य में संघनन होगा, आपस में जुड़ेंगे, या एकलक इकाइयों के मध्य उपसंयोजन से, या उनके मध्य में जो एकलक इकाइयाँ आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, उपसंयोजी बंध बनाएगी तब, या एकलकों के प्रोटॉन के द्वारा एकलक आयन में परिवर्तित होने से, तो जो मोनोमर यूनिट है, ठीक है, वो प्रोटॉन त्याग कर जो है H+ पॉजिटिव आयन त्याग कर का आयन में परिवर्तित होगी, या एकलकों के जल अपघटन से, या फिर हम क्या करें जो मोनोमर जो सिंगल यूनिट है उनका जल अपघटन करें। तो इसका सही जवाब है पहला वाला, एकलक इकाइयों के मध्य संघनन से। अब हम एकलक इकाइयों के मध्य संघनन से कैसे, वो आप समझिए कि एकलक इकाइयों के मध्य संघनन से, संघनन बहुलकों का निर्माण जब होता है तो दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयाँ आपस में क्रिया करती है, ठीक है। ऐसे एकलक इकाइयाँ होती जिनमें एक या एक से ज़्यादा जो है आपके क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके मध्य में संघनन होगा, और जब संघनन होगा तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, बड़े अणु का निर्माण करेंगे, और साथ में या तो जल या अमोनिया ऐसे अणु यहाँ से निकल जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे, छोटे अणु है ना, ये बड़ा अणु हो गया आपका जो बहुलक बना, इनकी तुलना में जो छोटे अणु है ये यहाँ से चले जाएंगे, तो ये होगी संघनन की क्रिया, ये विलोपित हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो संघनन की क्रिया में आप 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि पहला चरण जब संघनन बहुलक होता है ना, आपका जो चेन ग्रोथ जो पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, तो एकलक इकाइयों के मध्य संघनन से होगा, वो आपस में एकलक इकाइयाँ संघनन करेगी, संघनन की प्रक्रिया से एक बड़े अणु का निर्माण करेगी, और साथ में छोटे अणु जैसे H2O है, अमोनिया है, एल्कोहल है, इस तरीके के अणु जो है बाहर निकलेंगे, विलोपित हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। सेल्यूलोज है, अब इसमें यहाँ भी ऑप्शन है और नीचे भी ऑप्शन है। सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, नाइलॉन और प्राकृतिक रबर, ये 4 हैं। सेल्यूलोज, PVC, नाइलॉन और प्राकृतिक रबर में से कौन सा बहुलक है जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कमजोर है? एक जो हमारा टाइप है, जब हम बहुलकों का वर्गीकरण करते हैं तो अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर हम जो है करते हैं। जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको इलास्टोमर पढ़ाया था, जिसमें ये बात की थी कि उसका बंध कमजोर होता है, अंतराण्विक बल जो है कमजोर होता है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है, तो उसके आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें से यहाँ एग्जाम्पल एक तो सेल्यूलोज है, एक PVC, एक नाइलॉन और एक प्राकृतिक रबर है। इनमें सबसे कम आकर्षण बल किसका है? नाइलॉन का है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का है, सेल्यूलोज का है, प्राकृतिक रबर का। तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रबर। ये इलास्टोमर का एग्जाम्पल है, और इलास्टोमर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इलास्टोमर में जो अणु होते हैं उनके बीच में जो आणविक जो बल है वो कमजोर वान डेर वाल्स बल होता है, उसके कारण इनमें इलास्टिसिटी प्रत्यास्था का गुण होता है, यानी कि इनको खींच सकते, रबर का गुण, इसीलिए रबर है ना, रबर का गुण इसीलिए इनके अंदर इलास्टिकनेस है। और वो किस वजह से? क्योंकि अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था वो नहीं होके क्या है, कमजोर है। तो वो कमजोर है तो उस वजह से ये लंबा खींचा जा सकता है, यानी कि इनके अंदर जो इलास्टिसिटी का गुण आ जाएगा। नाइलॉन मजबूत है, सेल्यूलोज मजबूत, पॉलीविनाइल क्लोराइड लेकिन कमजोर बंध जो है वो प्राकृतिक रबर में है। तो प्राकृतिक रबर है ना, ब्यूना S, ब्यूना N, ठीक है। प्राकृतिक रबर इलास्टोमर है जिसमें वीक वान डेर वाल्स बल होता है, जिसके कारण इनमें प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी का गुण आ जाता है। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो प्राकृतिक रबर और इलास्टोमर का, और एक आपका ये कि सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन सब में जो मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से लगभग 2-2 क्वेश्चन हमारे तैयार होते जा रहे हैं, और इनको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जिसमें नाइट्रोजन होता है? ठीक है, ये बहुलक हमको बताना है कि जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, या तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या बेकेलाइट है, या नाइलॉन है, या टेरिलीन है, ठीक है।
तो इसका सही जवाब है पीवीसी, बेकेलाइट और टेरेलिन। इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक बेकेलाइट और एक टेरेलिन। केवल नाइलॉन जो है उसके अंदर नाइट्रोजन का परमाणु उपस्थित होता है। चाहे नाइलॉन आप 6 की बात कर ले, या नाइलॉन 6 की बात करें, या नाइलॉन 610 की बात कर ले ना, 610 ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या बताते हैं, है ना। में नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है, इन सभी में नाइट्रोजन जो है उपस्थित है। तो ये बड़ा काम का क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन जो है जरूर तैयार करें आप, क्योंकि नाइट्रोजन किसके अंदर है, आपके जो है नाइलॉन के अंदर। अब नाइलॉन क्यों बोलते हैं, इससे जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। नाइलॉन जो है 2 वर्ड से बना है, एक नाई और एक लोन। इसकी जब डिस्कवरी चल रही थी समथिंग 1930 के समथिंग, 1930 के आसपास, तो वो चल रही थी एक तो न्यूयॉर्क और एक लंदन। तो जब इसके गुणों का पता चला और इसको जब नाम दिया गया, तो न्यूयॉर्क का NY और लंदन का ON, इन दोनों को मिला के जो है हाँ LON, आपका LON, ठीक है, LON, और आपका न्यूयॉर्क का NY, इन दोनों को मिला के नाम क्या दे दिया, नाइलॉन। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। न्यूयॉर्क से NY और लंदन से आपका LON लेके इसका नाम क्या बना दिया, नाइलॉन, जो कि डेली रूटीन में हम बहुत यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, रस्सी वगैरह में। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार जैव बहुलक पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो 10 क्वेश्चन है सारे जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आई होप इन 10 क्वेश्चन में से ही आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। और रोज़ जो डेली क्लास में करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो सारे लिखसेट के, क्योंकि जो पेपर आप देखें सारा एक पेपर का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आने हैं, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और काफ़ी डीप प्रिपरेशन करनी होगी, आपको A to Z नॉलेज लेके जाना है, ताकि किसी भी तरीके का आप आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाए, कम टाइम में दे पाए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है। पहला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि जैव बहुलक बायोपॉलीमर इनमें से कौन नहीं है। अब जैव बहुलक को छांटने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनमें से 3 जैव बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, दूसरा बी है प्रोटीन, सी है DNA और एक है नाइलॉन। सेल्यूलोज जो कि एक तरीके का आपका जो है कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको, एक आपका प्रोटीन है, एक DNA जो कि न्यूक्लिक एसिड है, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल है DNA। केवल जो नाइलॉन है ये जैव बहुलक नहीं है, ठीक है, यानी कि ये बायोपॉलीमर है, जैव बहुलक है, प्रोटीन बायोपॉलीमर है और DNA बायोपॉलीमर है, ठीक है। प्रकृति में पहले से बने हुए, अलग से नहीं बनाया, नाइलॉन 66 जो बनाया गया है, ठीक है, कृत्रिम है एक तो ये। पर जैव बहुलक की परिभाषा अलग है। बहुलक जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, है ना, स्टार्च सेल्यूलोज की बात की, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप पॉलीसेकेराइड्स, और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल स्टार्च या सेल्यूलोज, है ना। तो अब आपका एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया, यहाँ से सेल्यूलोज और स्टार्च का आएगा, तो बायोपॉलीमर है आपका एक स्टार्च। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो कई जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये सारे सेल्यूलोज, प्रोटीन, DNA, आप चाहे स्टार्च के बारे में बात कर ले, ये सब जो है जैविक क्रियाओं को, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो है बहुलक, और नाम क्या दे देंगे इनको, जैव बहुलक बायोपॉलीमर्स, ठीक है। और नेचुरल है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण भी ये भी ध्यान रखिए, सारे प्राकृतिक बहुलक, ये केवल नाइलॉन जो है ये कृत्रिम बहुलक है। तो एक दो अलग अलग क्वेश्चन आपके यहाँ फिर तैयार हो गए, बायोपॉलीमर का हो गया, जैव बहुलक के सेल्यूलोज उसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोटीन उसका एग्जाम्पल हो गया, DNA हो गया, और नाइलॉन 66 हो गया, ठीक है। नाइलॉन 66 आपका कृत्रिम बहुलक का उदाहरण हो गया। आगे, हाँ ये बहुत काम का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो 10 क्वेश्चंस आप 10 क्लास आपकी ली गई है अलग अलग क्वेश्चंस की, उनमें ये वाला क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल वाला अलग अलग तरीके से बहुत पूछा हुआ है। तो बायोडिग्रेडेबल, बायोमोलिक्यूल, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है, निम्न में से कौन जैव निम्नीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है? PHBV, PGA, PMMA और PCl।
चारों ये सब लॉन्ग फॉर्म है, इनकी शॉर्ट फॉर्म अभी बताई जाएगी आपको। इसमें से जो सही जवाब है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नी नहीं है, वो है PMMA। अब पहले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते आगे कि बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नी बहुलक क्या है। तो वे बहुलक जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा या जिनको हम डिकम्पोजर्स या अपघटक भी कह सकते हैं, उनके द्वारा जिन बहुलकों को तोड़ा जा सकता है, छोटे छोटे अणु परमाणु में विभक्त किया जा सकता है, छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ऐसे सारे जो बहुलक होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नी बहुलक कहलाते हैं। जैव निम्नी बहुलक यानी कि जिनको छोटे छोटे जीव डिग्रेड कर सके, तोड़ सके, छोटे छोटे भागों में तोड़ सके, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच हो गया आपका, है ना, ग्लास, ये सब जो पॉलीमर है इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, डिग्रेड नहीं किया जा सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको खत्म नहीं कर सकते, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम बन गए। तो इस तरीके के पॉलीमर्स का बहुलकों का निर्माण किया गया जो हमारे उपयोग में भी आ सके और जब उनका काम खत्म हो जाए तो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका विघटन किया जा सके, वो सारे जैव निम्नी बहुलक है। इस केवल PMMA को छोड़ के सारे जैव निम्नी है। अब कौन कौन है उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते अपन, ठीक है। पहला उदाहरण है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जिसको PHB, ये नोट ही कर ले आप, बिल्कुल इसको पॉज करके बटन को रोक के स्टॉप करके आप इसको नोट कर ले तो बहुत काम में आने वाली चीजें है आपके। अगला है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, ये हाइड्रोक्सी और वलरेट PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी और ये आखिरी का V वलरेट PHBV। अगला है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड P फॉर पॉली, G फॉर ग्लाइकोलिक और A फॉर एसिड PGA। अगला है पॉलीलैक्टिक एसिड PLA और आखिरी है पॉलीकेप्रोलेक्टोन PCl। अब ये जो PMM है ये जो कि बायोपॉलीमर आपका बायोपॉलीमर नहीं है, है ना, जैव अपघटक नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये क्या है PMMA, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट है ना, मेथा वो ए इसमें जुड़ गया है तो मेथा एक्रिलेट हो गया, यानी कि इसको बोल देंगे मेथ और ये हो जाएगा एक्रिलेट। तो पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट, यह मिथाइल मेथा एक्रिलेट एकलक इकाई से बनता है, ठीक है। ये जो PMM है ये मिथाइल मेथा एक्रिलेट एकलक इकाई से MMA से बनेगा, बस बाद में बहुलक बनने के बाद ये P जुड़ जाएगा उसमें, पॉली कई सारे, तो ये बहुत काम का है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट PHBV, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA, पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, पॉलीकेप्रोलेक्टोन PCl और जो PMM है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला विकास, ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है आपका। श्रृंखला विकास यानी कि एडिशन पॉलीमर से जुड़ा हुआ, अभी पढ़ा था हमने एडिशन और आपका योगात्मक और संघनन, तो कौन सा श्रृंखला विकास बहुलक है इनमें से। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आपका बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमर है। एक है पॉलीस्टाइरिन, प्रोटीन स्टार्च, बहुत अच्छे ऑप्शन दिए, ये सारे बायोपॉलीमर है, ये बायोपॉलीमर, ये बायोपॉलीमर और ये बायोपॉलीमर। पॉलीस्टाइरिन इसका सही जवाब है जो कि आपका योगात्मक या श्रृंखला विकास बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च, प्रोटीन सभी जैव बहुलक के उदाहरण है। केवल पॉलीस्टाइरिन है जो स्टाइरिन एकलक इकाई से बनता है और यह योगात्मक या श्रृंखला विकास बहुलक है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं बायोपॉलीमर और ये सारी चीजें बार बार आ रही है। न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च, प्रोटीन जैव बहुलक है। केवल जो पॉलीस्टाइरिन है ये स्टाइरिन मोनोमर यूनिट यानी एकलक इकाई से बनता है और जो कि योगात्मक या श्रृंखला विकास बहुलक है।
श्रृंखला विकास बहुलक में एकलक इकाइयों की चेन स्टेप बाय स्टेप जुड़ती जाएगी। जब श्रृंखला विकास होगा तो एक चेन जुड़ी, फिर अगले स्टेप में एक जुड़ जाएगी, फिर एक जुड़ जाएगी, ऐसे करके एक लंबी यूनिट का फॉर्मेशन हो जाएगा, लंबी यूनिट बन जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनते हैं बीच में कुछ समय के लिए, जो अस्थायी प्रोडक्ट बनता है वो या तो कार्बोकेटायन होगा। कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं? जब कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेता है, यानी जिस कार्बन, ऐसा कार्बन जिस पे धनावेश हो कार्बोकेटायन, ऐसा कार्बन जिस पे ऋणायन हो कार्बो एनायन। और मुक्त मूलक भी बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक जैसे नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, दूसरा नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो ये फ्री रेडिकल बन गया, मुक्त मूलक बन गया आपका। तो ये सारे जो इंटरमीडिएट बनते हैं, तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं ना, क्योंकि 2-3 चीजें मिक्सअप हो गई इसके अंदर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला विकास बहुलक है, चेन ग्रोथ, यानी कि ऐसा बहुलक निकालना हमें इसमें से जो स्टेप बाय स्टेप चेन बनाता हुआ, ग्रोथ करता हुआ जाता है और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि बहुलक बनाता है। तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और स्टार्च ये जैव पॉलीमर है, प्रकृति में पहले से बने हुए हैं। केवल यहाँ जो पॉलीस्टाइरीन है ये कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है, और यही जो है योगात्मक या श्रृंखला विकास बहुलक है, जिसमें कई सारी छोटी छोटी इकाइयाँ एक एक स्टेप में जुड़ती जाती है, एकलक इकाइयाँ, और बड़े मॉलिक्यूल का, बड़े जो है पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगी, बहुलक का निर्माण करेगी। और इस प्रक्रिया में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कौन सा बहुलीकरण की प्रक्रिया है जिसमें जो आपका इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बोनायन या मुक्त मूलक। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका इसके अंदर कि इंटरमीडिएट कौन कौन बन सकते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, मुक्त मूलक, और किसके अंदर बनते हैं? जो योगात्मक अभिक्रिया है, जो चेन ग्रोथ है, उसके अंदर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हम। निम्नलिखित में से वह जैव निम्नीकृत बायोडिग्रेडेबल, फिर आ गया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बहुलक जो कि ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल से बना जाता है। हाँ, ये इस तरह क्वेश्चन आ सकती है जिसमें वो एकलक इकाइयाँ पूछ लेंगे। पूछा क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और जो बन कैसे रहा? ग्लाइसिन से और अमीनो कैप्रोइक अम्ल से। जो ग्लाइसिन है ये आपको पढ़ा चुके, प्रोटीन की जो छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का एक प्रकार है ग्लाइसिन, और एक है आपका एमिनो कैप्रोइक अम्ल, तो एक एसिड है और एक ग्लाइसिन है। ग्लाइसिक है आपका जो कि आपका अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, और एक कैप्रोइक अम्ल। इन दोनों से मिलकर कौन सा बना है? ब्यूना एन बना है, नाइलॉन 6 बना है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बना है, या PHBV बना है। ठीक है, तो इसमें जो नाइलॉन 6 है इसका जो है नाइलॉन, सॉरी है ना, ये नहीं, ये नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 इसका सही जवाब है भाई। ये आपका कृत्रिम बहुलक है, ये आपका आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल। ठीक है, और ये दोनों बायोडिग्रेडेबल है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। अब पूछा गया उसमें से ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल से, तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो है इस ग्लाइसिन और कैप्रोइक एमिनो कैप्रोइक अम्ल से बना, जिसको मैंने क्या अभिक्रिया के रूप में बता दिया था कि अगर इस तरीके से पूछ ले दे दे और कौन सा बहुलक बनेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनेगा और बनेगा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसको देखिए, ये रिएक्शन दे दी जाएगी, हो सकता है ग्लाइसिन दे दे, एमिनो कैप्रोइक अम्ल दे दे, और इसमें पूछ लिया जाए बनने वाला जो बहुलक है वो किस प्रकार का होगा, वो जो है प्राकृतिक होगा, कृत्रिम होगा, या इस तरीके से पूछ ले वो नेचुरल, वो आपका बायोडिग्रेडेबल है या किसी और प्रकार का बहुलक है। तो ये इक्वेशन भी आप साथ में याद कर ले, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन का सूत्र है, ये अमीनो कैप्रोइक अम्ल का सूत्र है, दोनों मिलके जो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का जो है निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये नाइलॉन 2 या नाइलॉन 6 आपका जो है ये पॉलीमर कौन सा वाला है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो कि ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल से मिलके बना है। ठीक है, 9753749936 इस नंबर पे आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये जो 10 क्वेश्चन आपने आज देखे हैं, इनको समझे हैं, ये आपको कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितना आपको समझ में आया, ये कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, बहुत सारी बुक्स को रेफर करके निकाले गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे जिनका एक स्टैंडर्ड होगा। तो इन क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए, और कल भी क्लास पॉलीमर के ऊपर ही होगी।
जैसे ही पॉलीमर से रिलेटेड क्लास आपकी कंप्लीट होगी, टेस्ट होगा, लाइव क्लास भी आपकी होगी, तो बिल्कुल आपके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम तैयार आपके लिए, आप भी तैयार हो जाइए। बस आपका जो कमेंट वगैरह हमको बराबर प्रॉपर कीजिए ताकि हमें लगे हाँ हमारी क्लासेस से आपको फ़ायदा मिल रहा है। ओके, थैंक यू।